जब आप माओवादी संगठन ज्वाइन किए थे तो उसमें आपकी उम्र क्या रही थी? उस समय मैं 15 साल में बासकोटा ट्रांसफर होने के बाद मेरा डिप्टी कमांडर बनाया गया था। अच्छा, डिप्टी कमांडर थे आप? जी, डिप्टी कमांडर कुछ साल करने के बाद फिर मेरे को एरिया लोकल गिरिल्ला स्क्वाड नहीं देना चाहिए। हाँ। तो इसलिए क्या करते हैं, अभी एक मौका देना है बहुत बड़ा। अब मौका देना है, उसके बाद मार देना है। लेकिन अभी जैसा देखा जाता है कि अभी का जो माओवाद है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा मारते हैं। हाँ, ब्लास्ट होती है, मुखबिरी के नाम से कुछ लोग को मार दिया। चेतावनी देते थे। हाँ। अभी चेतावनी देने का समय खत्म हो गई थी। तो मेरा कार्यकाल में भी ये होते थे कि भैया अभी लोग हम पहले हमारे पास ये डिमांड थी, पहले लोग हमको जानते च नहीं है। यदि नहीं जानने के पीरियड में हम किसको मार देंगे तो फिर लोग उनका प्रॉब्लम हम देख नहीं पाते हैं और तो मजबूरी में जाना पड़ता है। ये अपना व्यक्ति मतलब ये है कि ये माना जाए कि आप मूल धारा में पत्नी की वजह से आए। जी। पत्नी का नाम क्या बताया? लतक्का। अच्छा, तो अभी दोनों जन एक साथ समर्पण किए। तो समर्पण जब किए थे पुलिस के सामने तो कुछ वादे कि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है। हाँ, तो पूरे फोर्स को टारगेट करते फोर्स को टारगेट करना इस टाइप का होता है। अच्छा, लेकिन ये बताइए जिस तरह से हमले किए जाते थे वहाँ फोर्स थे, तो ये इतनी संख्या में हथियार बारूद हथियार वगैरह से देखे हमारा नक्सलेट में एक सिस्टम है सर। पहले क्या है, दुश्मनी का हथियार को खींचना है और एक टन अपन खरीदना है और एक टन क्या है खुद ही बनाने की कंपनी है। मैंने हमारा बहुत बड़ा हथियार नहीं है, 12 बोर जैसा वाला हथियार बना सकते हैं। आजकल छोटे मोटे हथियार बनता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो छोटे मोटे हथियार होते हैं वो नक्सली खुद उसको निर्माण करते थे, वो अपने यूज के लिए वहाँ पर खुद निर्माण करते, यही बताना। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे पॉलिटिशियन को जो टारगेट किया जाता है कि इस पॉलिटिशियन को उड़ाना है, इनको ये करना है, तो ये तो आपकी एक बड़ी कमेटी जो पार्टी के हाई कमान लोग होते हों वो लोग निर्देश करते होंगे कि या कमांडेंट लेवल पे ही कि इस नेता को उड़ा देना है, आज इसको उड़ा देना है? ऐसी कुछ नहीं रहते थे। हमारा बड़े कमांडेंट लोग को जानते नहीं, क्या कि वो लोग बाहर रहते हैं। हाँ। अब जो भी सीजन लोकल वालों का आधार पड़े रहता है। हाँ, जैसे आपको जिम्मेदारी आपके एरिया का था, आप करेंगे। हमको फुल आदेश मिलता है ना, सिंगल टारगेट करना है, नहीं एम्बुश करना है। हमारा भी सिस्टम अलग। मतलब ये टारगेट आता था कि इनको ब्लास्ट से उड़ाना है, एम्बुश से उड़ाना है, कि इनको गोली मारनी है या फायरिंग करनी है, ये सब पहले से निर्देश होता था? हाँ, पहले से हमको निर्देश होता है, उसी हिसाब से हम लोग वहाँ निर्णय किया जाता है। हाँ। कि सिंगल टारगेट बोलने से मानो चलो एक थाना का थानेदार बहुत बदमाशी रह जाता है, उसको पूरा थाना को नहीं उड़ाना है, एक व्यक्ति को उड़ाना है। मतलब तो थानेदार गलत है, थानेदार को मारना है और पूरे थाने को नहीं उड़ाना है। इस टाइप का सिस्टम रहती है वहाँ। हाँ। उसी हिसाब से करना पड़ता है। यदि पूरा फोर्स ही यदि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है, हाँ, तो पूरे फोर्स को टारगेट करते हैं। उसको टारगेट इस टाइप एक नक्सली के रूप में, क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ माओवादियों का आतंक रहा है ऐसा माना जाता है और है भी कई ज़िलों में। हालांकि बस्तर को कई ज़िलों में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पूर्व नक्सली हैं और वो बदरन्ना, उनका नाम बदरन्ना उर्फ रमेश, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो जब नक्सली संगठन में थे, माओवादी थे, तो कैसे आए और वो फिर वापस वो मूल धारा में कैसे आए। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब आप संगठन किस सन में ज्वाइन किए थे आप? जी, मैं 87 में नक्सली में ज्वाइनिंग किया था जी। 2000 में सलान हुआ था जी। उस समय मध्य प्रदेश था। तो मेरा शुरुआत मैं पामेड़ में रहते थे, तो मेरा भाई जारपल्ली ग्राम में रहता था, तो उन्हीं के यहाँ कभी कभी मैं आना जाना करता था। तो उस समय उन लोग आंध्रा से ये नक्सलाइट आना जाना करते थे। मतलब वो आपके गांव के साइड आना जाना होता? मैंने वो गांव में आ जाते थे उस समय। चलिए आते थे जी। उस समय थाना पुलिस वगैरह कोई नहीं थे, खाली फॉरेस्ट वाले, जब उस क्षेत्र में ज़्यादा फॉरेस्ट वाले रहते थे, तो डायरेक्ट गांव में आ जाते थे। गांव का बीच में मीटिंग लगाते थे, गाना गाते थे, लोगों को संगठित करने। तो आप उनसे प्रभावित होके किस सन में, कब आपको लगा कि नहीं मुझे माओवादी संगठन ज्वाइन करना चाहिए? संगठन पहले शुरुआत में हम लोग डरते थे, जो नक्सलाइट जंगल से आते थे। हाँ। लोग हम डर जाते थे, घबराते थे कि बंदूक लेके उनको पीछे बैग रहते थे। हाँ। किट्टू। हाँ। अब किट्टू बंदूक, उनका ड्रेस देखने से थोड़ा अजीब टाइप का लगता कि कौन तो चोर लोग, माने डाकू लोग टाइप का लगते थे। हाँ। लेकिन उस समय नक्सलाइट बोलने से नहीं जानते थे सब। अब हम आदिवासी लोग बोलते गुप्पा लोग बोलते। मैंने जंगल के अंदर निकालते तो गुप्पा लोग बोलते थे। हाँ, तो ऐसे निकालते थे हम लोग। बच्चे लोग नहीं जाते थे, खास करके उस समय पटेल, सरपंच,
सरपंच नहीं थे, पटेल रहते थे, पटेल और कोटवार गांव का मुखिया रहते थे जी। इन्हीं लोग आना जाना करते थे, उन लोग को बुलाते थे, उनका साथ हम लोग जाते थे। मतलब जब आप युवा लोग से संबंध नहीं है। अच्छा, युवा लोग को बिल्कुल संबंध नहीं। लेकिन जो कहा जाता है कि नहीं युवाओं को वो टारगेट करते थे, जब आप माओवादी संगठन ज्वाइन किए थे तो उसमें आपकी उम्र क्या रही थी? उस समय में 15 साल उम्र थे। 15 साल की उम्र? जी 15 साल उम्र। लेकिन वास्तव में उस समय छोटे लोग से संबंध नहीं थे, डरते थे। उस समय ये भी प्रसार होते थे ना, तो नक्सलाइट बच्चे लोग उठा के ले जाते हैं, जवान लोग को उठा के ले जाते हैं, महिला लोग को अत्याचार करते हैं, सोना चांदी रहने से छोड़ के ले जाते हैं, इस टाइप का एक प्रसार होते थे। तो इसलिए हम लोग गांव वाले भी बोलते थे तुम लोग मत जाना, तुम लोग उठा के ले जाएंगे बोलने से बड़े लोग पहले जाते थे। बड़े लोग वो बेचारा जाते थे, उन लोग बड़े लोग जाते थे, लेकिन उनको खाना वगैरह देना है तो फिर कौन देगा? हाँ। तो बच्चे को तो जरूरत पड़ते थे। हाँ। फिर हम उनका साथ साथ हम लोग जाते थे। हाँ, तो आप प्रभावित हो गए उनसे? जी, ऐसे हो के हम लोग आना जाना करते करते फिर उन लोग संगठन निर्माण किए थे पहले। हाँ। स्टार्टिंग में संगठन बनाना है बोल के, तो शुरुआत में संगठन इनको किए थे कि गाँव का मुखिया लोग माने पटेल, कोटवार और गांव का जो बड़े बड़े रहते ना तो थोड़े गांव में उनको द्वारा कमिटी गठित किए थे हम लोग। हाँ, वो कमिटी में इन लोग शामिल थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप 15 साल की उम्र में जब संगठन में आए तो आपको कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी होगी कि नहीं हमको इनके साथ जुड़ना चाहिए, या कोई दबाव था, या आपको अच्छा लगा तब आप ज्वाइन किए? हाँ, अच्छा लगा बोलने से हमको स्टार्टिंग में नहीं लगा अच्छा। हाँ। स्टार्टिंग में हमको ये डर रहते थे कि ये कौन है क्या है, हम तो जो ना इतिहास में ना देखा नहीं, ना कभी सुना नहीं, कुछ नहीं थे ना। तो माओवादी आते हैं उस समय तो सुने होंगे ना, माओवादी थे? नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। उन लोग खुद आके बोलते थे हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, गरीब का प्रति काम करते हैं। हाँ। हम इसलिए माँ बाप परिवार छोड़ के आपका प्रति आए हैं। देश में इस टाइप का अत्याचार भ्रष्टाचार, बड़े लोग लूटपाट करते हैं। हाँ। तो इसको हम एकजुट होके उनका विरुद्ध लड़ना है, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। अच्छा, लेकिन जैसे वहाँ पर जब आप संगठन में शामिल हुए तो आपको तो हथियार वगैरह चलाना भी सिखाए होंगे, बंदूक वगैरह चलाना? सो हथियार उस समय तो नहीं था सर, हम लोग ऐसे गए था, मैं छोटा सा डंडा उंडा लेके जाते थे। हाँ। वास्तव में उस समय नक्सलियों के पास हथियार भी नहीं था। हाँ। एक आदमी के पास रहते थे कि वो छोटा सा कट्टा रहते थे। हाँ। वो लोग रहते थे भी कितने, 3 मतलब आपका वो दौर था 87 और 90 के आसपास का दशक था वो जो? जी जी जी। उस समय किसी के पास बंदूक नहीं रहती, एक बंदूक रहता था। हाँ। वो तो लोहा का है, और अभी बरमार का जैसे रहता था। हाँ। रामबाणम बोलते थे तेलुगु में, लोहा का है। हाँ। अब उसको लेके चलते थे, हथियार नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, जब आप संगठन में आए उसके बाद आपकी पोस्ट क्या थी जब आप समर्पण किए? मान लो इतना 13 साल वहाँ संगठन में रहे, समर्पण के टाइम पे आपके कोई संगठन में कुछ पोस्ट रही होगी, क्या पोस्ट था? हाँ, मैं शुरुआत में भर्ती हुआ था बासागुड़ा दलम में। हाँ। बाद में कोंटा दलम में ट्रांसफर हुआ। हाँ। कोंटा दलम में रहते हुए तो मैं एरिया कमेटी में लिया था मेरे को। हाँ। हमारे यहाँ सिस्टम रहता, पहले पार्टी मेंबरशिप दिया जाता है। हाँ। उसके बाद एरिया कमेटी ने लिया मेरे को। हाँ। फिर ये वहाँ से लेने के बाद फिर मेरे बासागुड़ा ट्रांसफ़र किया था। बासागुड़ा ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे डिप्टी कमांडर बनाया गया था। अच्छा, डिप्टी कमांडर थे आप? जी, डिप्टी कमांडर कुछ साल करने के बाद फिर मेरे को एरिया लोकल गिरिल्ला स्क्वाड कमांडर बनाया गया था। कमांडर। अच्छा, ये बताइए, आप कमांडर थे तो कमांडर के जब थे तो उसमें क्या काम दिया जाता था, आप लोग क्या करते थे उस समय? हमारा काम यह रहता था ग्रामीण लोग को एकजुट करना है, संगठित करना है, कुछ छोटे छोटे समस्या पर अपन लड़ना है, लोगों को समझाचित करना है। ग्रामीण में भी तो कई प्रकार का समस्या रहती है सर, मियाँ माने पति के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरा बीच में ज़मीन का समस्या रहती है, एक गांव से दूसरा गांव से भी समस्या रहती है। माने जो लगभग थाना में आपको जो समस्या आती है ना, उतनी समस्या वहाँ भी आती है। लेकिन बद्रीनाथ जी, जो अभी एक समाज में जो बातें हैं कि माओवादी हिंसक होते हैं, मार काट करते हैं, खून खराबा करते हैं, ये जो चीज़ें आप जो बता रहे हैं वो कुछ अलग चीज़ें हैं। आप बता रहे हैं कि समस्याएं सुलझाते थे, लेकिन ये जो चीज़ें होती थी, ब्लास्ट होता था, मारपीट होती थी, ये क्या था? ये तो अभी शासन तो ये तो पहले से प्रसार कर रही थी, ये तो दुष्प्रसार है, ऐसी नहीं। अभी आप फील्ड में जाएगा तो आपको समझ में आएगी। तो यदि फील्ड में नहीं जाएगा तो हम ऊपर बात सुनेंगे तो कुछ हकीकत नहीं, प्रूफ नहीं हो पाती है। तो ऐसी यदि करते हैं तो जनता आज हमको पार्टी की इतना सपोर्ट नहीं दे पाती है, पार्टी के साथ लोग सहयोग नहीं मिल पाती है, लेकिन करते हैं। ऐसी नहीं कि ये कोई ब्लास्ट करते हैं। हाँ, ब्लास्ट होती है, मुखबिरी के नाम से कुछ लोग को मार दिया जाता है। पहले चेतावनी देते थे। हाँ। अभी चेतावनी देने का समय खत्म हो गई थी। तो मेरा कार्यकाल में भी ये होते थे कि भाई अभी लोग हम पहले हमारे पास ये डिमांड थी, पहले लोग हमको जानते ही नहीं, यदि नहीं जानने के पीरियड में हम किसको मार देंगे तो फिर लोग और घबरा जाएंगे, तो हमारा संगठन में शामिल नहीं हो पाएंगे।
पार्टी के ऊपर विश्वास ना बढ़े। तो इसलिए मतलब मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि जब जो कमांडर थे, जब ये लोग अपनी एक पहचान बनाने के लिए कुछ घटनाएं करनी पड़ती थी, तब लोग उनको जानते थे। यही आप करना चाह रहे हैं जी। तो इसलिए हम लोग क्या करें, उस समय चेतावनी देने के लिए 3 टाइम देते थे, 3 बार उसको चेतावनी देना था, जो जिसको आप टारगेट करते थे। हाँ जी। हाँ। तो अभी क्या लोग समझ नहीं गया। हाँ। अभी संघर्ष देख 87 से लेकर अभी तक कितना साल हो रहा है। हाँ। लोग समझ चुके, आज देश विदेश जान चुके हैं। हाँ। तो आज भी यदि वो आदमी गलती करता है तो उसको मौका देना हमारा गलती है। वो आदमी को मौका नहीं देना चाहिए। हाँ। तो इसलिए क्या करता है, अभी एक मौका देना ही बहुत बड़ा अब मौका देना, उसके बाद मार देना बस यही सिस्टम बना है। लेकिन अभी जैसा देखा जाता है कि अभी का जो माओवाद है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा, मारपीट, मारकाट, ये बम ब्लास्ट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये आप लोगों को निर्देशित किया जाता था? नहीं, ये तो पार्टी का निर्देश रहती है कि यदि उस समय, अभी तो सिचुएशन बदल गया सर, 10 साल बाद जब हम आया था तब से बदल गया। पहले हम लोग को क्या होता था कि फोर्स ज़्यादा हमारा क्षेत्र में यदि गुजरती है, लोगों को संगठन वालों को परेशानी करना, ग्रामीण को परेशानी करने से हमको एक आदेश आते ये आप लोग को कहीं भी आपको मौका मिलेगा तो यह हमें हमला कर सकते हो। अच्छा। तो अब उसी हिसाब से हम लोग क्या, कितना ताकत पर करना है, सिंगल टारगेट करना है, नहीं एम्बुश करना है, हमारा भी सिस्टम अलग। मतलब ये टारगेट आता था कि इनको ब्लास्ट से उड़ाना है, एम्बुश से उड़ाना है, कि इनको गोली मारनी है या फायरिंग करनी है, ये सब पहले से निर्देश होता था? हाँ, पहले से हमको निर्देश होता है, उसी हिसाब से हम लोग वहाँ निर्णय किया जाता है। हाँ। कि सिंगल टारगेट बोलने से मानो चलो एक थाना का थानेदार बहुत बदमाशी रह जाता है, उसको पूरा थाना को नहीं उड़ाना है, एक व्यक्ति को उड़ाना है। मतलब थानेदार गलत है, थानेदार को मारना है और पूरे थाने को नहीं उड़ाना है। इस टाइप का सिस्टम रहती है वहाँ। हाँ। उसी हिसाब से करना पड़ता है। यदि पूरा फोर्स ही यदि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है, हाँ, तो पूरे फोर्स को टारगेट करते हैं, उसको टारगेट करना, इस टाइप का होता है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, जिस तरह से हमले किए जाते थे वहाँ फोर्स थे, तो ये इतनी संख्या में हथियार, बारूद, गोला, ये कहाँ से आते थे सब? ये हथियार वगैरह से देखे, हमारा नक्सलाइट में एक सिस्टम है सर। पहले क्या है, दुश्मनी का हथियार को खींचना है और एक टन अपन खरीदना है, और एक टन क्या है खुद ही बनाने की कंपनी है। मैंने हमारा बहुत बड़ा हथियार नहीं है, 12 बोर जैसा वाला हथियार बना सकते हैं। आजकल छोटे मोटे हथियार बनता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो छोटे मोटे हथियार होते हैं वो नक्सली खुद उसको निर्माण करते थे, वो अपने यूज के लिए वहाँ पर खुद निर्माण करते, यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो है नक्सली खुद अपना हथियार बनाते थे, 12 बोर और ये सब जो होता था ये खुद बनाते, हैंड ग्रेनेड ये वो सब बना सकते हैं, अपना बनाते थे। जो बम वगैरह जो ये सब चीज़ें हैं ये सब बनाते थे, खुद बना लेते हैं। लेकिन जो ये रोड पे टारगेट कर देते थे, रोड के अंदर उसको डालते थे उड़ाने के लिए, वो कैसे करते थे? वो सब बन जाता है, वो तो कुछ नहीं, वो डेटोनेटर हैं। हाँ। डेटोनेटर और जिल्टिन टेक्स बोल के आता है, अपन बारूद वगैरह चलाते ना, बड़े बड़े फैक्ट्री में बारूद उड़ाते तो उसी से बनता है। वो बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल। तो मेरे लिए तो नॉर्मल है वो। नॉर्मल है। नहीं जानने वालों को लगता है क्या बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन बड़े नहीं है। अच्छा। हाँ, थोड़ा डेटोनेटर थोड़ा बाहर से लाना पड़ता है, डेटोनेटर का तकलीफ होता है। हाँ। तो बारूद वगैरह मिल जाते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। अच्छा, देखिए, आपका जो माओवादी संगठन में आप 13 साल रहे, एक लंबा समय आपका था, कब आपको लगा कि यार ये यहाँ से अब हमको बाहर आना चाहिए, मूल धारा में आना चाहिए? कब आपको लगा ये चीज़? सर मेरे को ये कब लगा है कि पार्टी ना देखते देखते बढ़ गई थी। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहले इस क्षेत्र में खाली ना 4 दलम थे। हाँ। कुटुर दलम, बासागोड़ा दलम और कोंटा दलम और मदेड़ दलम। अब मदेड़ में भी काम किया ना? का नाम से दंडकारण्य में रहते थे। हाँ। 4 दलम में 5-5 आदमी कर रहते थे। हाँ। तो उस समय का सिचुएशन अलग था। बाद में लोग ना पार्टी में शामिल होते गए ना, ज़्यादा डेवलप होते गए, तो हमारे ऊपर सरकार भी दबाव लाने पड़ गया। तो इधर हमारा पार्टी बढ़ते जाया, सरकार भी हमारे ऊपर नज़र रखने लगी। तो ऐसे होते थे ना, फिर हमारा पढ़ने लिखने में भी थोड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि मेन बात मेरा कमजोरी है, मैं घर में पढ़ा वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं पहले से अनपढ़ हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे नहीं, मैं घर में पढ़ा नहीं, मैं नक्सली में पढ़ा हूँ। हाँ। वो भी 5वीं पढ़ा हूँ। अच्छा। 5वीं पढ़ के कमांड रैंक तक गया हूँ। अच्छा। नेक्स्ट क्या था, मेरे को सीनियर के हिसाब से मेरे को पद बढ़ना था, तो उस पद के हिसाब से मैं सोचा कि मैं अभी आगे जाके करूँगा कि तो करूँ क्या, चलो अभी मैं पब्लिक को मेंटेनेंस कर सकता हूँ, पब्लिक को एकजुट कर सकता हूँ, अभी भी मेरा पास शक्ति है। लोगों को संगठित करने में, उनको पार्टी में शामिल करने में, ये सब मेरे पास है।
लेकिन आगे यदि बढ़ेंगे तो बड़े बड़े लोग से तो मैंने देश विदेश का प्रति अपन को जानकारी होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, हाँ। उतना कैपेसिटी भी होना चाहिए ना। होना चाहिए, मतलब पढ़े लिखे जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, ये भी बोला जा सकता है कि आप तो कम पढ़े लिखे थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। अच्छा कर पाएगा, लेकिन कर पाएगा बोलने से देखो वो देश अंतरदेश के बारे में भी जानना है ना, बिना जाने बोलना गलत है। अब लोगों को बोलने से समझा सकते हैं, अपन वहाँ के लोकल स्थिति को बता सकते हैं, अपन ये पेपर पढ़ के इतना बता सकते हैं। देखिए बद्रनाथ जी, जिस हिसाब से आप बता रहे जी। हैं उस हिसाब से संगठन जिस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो बाहर की परिदृष्टि में जो दिखता है कि माओवाद जो है वो खून खराबा है, लेकिन आपके बताने के हिसाब से बहुत कुछ खास ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा है। नहीं, खून खराबा नहीं करना, वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है। पहले भी कुछ लोग ऐसे नया लेकर जाते हैं वहाँ पार्टी में, कुछ लोग बोलते हैं इसको मार देना काट देना, बोलने से भी पार्टी उसको मना करती है, बेटा ये हम मारना काटना नहीं है ना। अब कितने जन को मारेगा, मार के हासिल क्या करेगा। विचारधारा बदलो। हाँ, हमारा विचार, हम एक विचारधारा का पार्टी है, हम एक क्रांति लाने वाले व्यक्ति है ना, हमारा सोच अलग है, तो अभी सोच तेरे व्यक्तिगत राय होगा। अच्छा ये बताइए, जब आप कमांडेंट थे तो उसमें आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग भी कराए होंगे, वो लोग अभी होंगे, ऐसा कुछ ऐसा तो होगा ना कि जो आपके समय। हाँ है, अभी भी है ना, मेरे साथ वाले खूब जन है, जिनको आपने ज्वाइनिंग कराया। हाँ सब है, अभी मेरा बाद वाले सब जन अभी बड़े बड़े पोस्ट में हैं। हाँ। अच्छा पद में है अभी। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो लोग सीख गए। अच्छा वहाँ सीख गए। हाँ वो लोग सीख गए हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, घर से पढ़े हैं, कुछ लोग वहाँ। अभी पापा राव भी मेरे जैसे है, वो तो घर में पढ़ा वाला नहीं है। हाँ। पापा राव वहीं पार्टी में पढ़ा है। हाँ, पापा राव का नाम है काफ़ी, अभी वो आप संगठन में सक्रिय भी है। इड़मा भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, इड़मा भी 5वीं तक घर में पढ़ा। हाँ। तो मेरे को लगता 5 भी नहीं पढ़ा, छोटा उम्र था लड़का वो सब। अच्छा, मैं भर्ती आपसे छोटे उम्र का था। छोटे उम्र था, बहुत छोटे। तो हिरमा को आप ही, पापा राव हिरमा को आप ही ज्वाइन कराए थे। पापा राव है, मदनन्ना है, इड़मा है, राजेश है और खूब जन है, अभी 1 दर्जन के आसपास मेरा साथी। अच्छा, आपके द्वारा ज्वाइन कराए गए थे। जी, अभी भी है, अभी भी हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो नक्सल जो है वो केवल खून खराबे से ही जाना जा रहा है। नहीं है, वो गलत है, सरकार ऐसी बोलते ऐसी नहीं है, खून खराबा से नहीं करना। ये जो बम ब्लास्ट होता है, लोग मारे जा रहे हैं, ये सब क्या है फिर? सर ये होता है, कभी फोर्स क्या ज़बरदस्ती उस क्षेत्र में जाके लोगों को परेशानी करते थे। हमको कभी कभी लोगों द्वारा भी हमको प्रतिज्ञा आती कि भाई फोर्स घूम के चले जा रहे हैं, आप कर क्या रहा है। अच्छा, आपके पार्टी की तरफ से वो होता, कमांड दिया जाता था? कमांड नहीं, वो जनता भी बोलती है। हाँ, जनता भी बोलती है, देखा आप बंदूक लेके आते हो तो पुलिस को मुकाबला करो, उनको खाना मत दो बोलते हो। हाँ। तो आप पुलिस राम को मार के चले जाने में आप कुछ करते नहीं, कैसे हाँ, करो? तो मतलब मजबूरी में आप गांव वालों के उसमें आप लोग को हमला करना पड़ता था। हाँ, गांव वाले भी बोलते भैया हमारे गांव का लड़का कुटा के ले गए थे, आप लोग क्या रिएक्शन ले रहे हो? हाँ। आप चर्या क्या ले रहे हो, उसको कैसा छोड़वाएंगे, क्या करेंगे? नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो करो। हम जनता से भी अनुमति लेते। मतलब मेन क्या था, आपको संगठन में जनता को भी लेके चलना पड़ता था, जो अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोग। जनता को लेके चलेंगे तब तो सर हम बारूद लगेंगे, छुपा के रहेंगे। जनता को यदि इच्छा नहीं तो हम तो जनता खुद बताएंगे, यदि हमारा यदि यहाँ पास फलाना जगह बम लगा दिया तो बताएंगे ना। जनता को भी मालूम है कि हम कहाँ मुसीबत में फंस जाएंगे, क्या होगा वो। लेकिन हम जनता को इतना नहीं बोल सकते, कहीं जगह जानकारी मिलता है, किसको नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, संगठन में आ जाने के बाद क्या ऐसा पेमेंट सिस्टम भी था क्या? आप लोगों को पैसे दिए जाते थे, सैलरी मिलती थी, ऐसा कुछ होता था? ऐसी नहीं है, पेमेंट मिलने का सिस्टम रहता तो मैं अभी खूब जन वहाँ नक्सली में भर्ती हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि जो एक सिस्टम है सर वहाँ, इसलिए बोले ना, स्वार्थ छोड़ो समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो। स्वार्थ छोड़ो समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो। मतलब आप निस्वार्थ काम करिए वहाँ करो, तब आप कुछ कर सकते। स्वार्थ रहेगा तो आदमी क्या करेगा, तो मैं हो जाएगा। अच्छा, हम बोलने का शब्द आना है। हाँ। मैं बोलने का शब्द नहीं आना है वहाँ। मतलब नक्सली समर्थन है कर रहे हैं तो आप हम बोलिए, हम सब लोग हैं, हम मैं शब्द नहीं चलेगा। मैं चलेगा नहीं, मैं बोलने से फिर वो व्यक्ति हो जाएगा, एक व्यक्ति हो जाएगा ना। एक व्यक्ति क्या करेगा बताओ, ये है। इसलिए हम बोल शब्द चलता है, मात्रा से बड़े मात्रा से चलता है। इसलिए अपना ऐसी मेरा नहीं चलेगा वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे
पॉलिटिशियन को जो टारगेट किया जाता है कि इस पॉलिटिशियन को उड़ाना है, इनको ये करना है, तो ये तो आपकी एक बड़ी कमेटी जो पार्टी के हाई कमान लोग होते हों वो लोग निर्देश करते होंगे कि या कमांडेंट लेवल पे ही कि इस नेता को उड़ा देना है, आज इसको उड़ा देना है? ऐसी कुछ नहीं रहते, हमारा बड़े कमांडेंट लोग को जानते नहीं, क्या वो लोग बाहर रहते हैं। हाँ। अब जो भी चीज़ें लोकल वालों का आधार पड़े रहता है। हाँ, जैसे आपको जिम्मेदारी आपके एरिया का था, आप करेंगे। हमको फुल आदेश मिलता है ना, परमिशन मिलता है, मैंने स्वतंत्र। हाँ। आपका एरिया में आप स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकार है आपका। हाँ। तो आपको कौन व्यक्ति से क्या संबंध है, कौन किस टाइप का हरकत कर रहा है, हम जानते हैं। हम लेकिन पार्टी ऊपर पार्टी को सुझाव भेजते हैं। हाँ, कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाँ, ये करने जा रहे हैं, आपका अनुमति चाहिए। हाँ। यदि कभी कभी क्या होता है, अनुमति आते आते लेट हो जाएगा, हमारा दुश्मनी छूट जाएगा। हाँ। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, तो फिर हम लोग को आत्मालोचना करते हैं। हाँ। इसलिए पार्टी कभी कभी अनुमति दे देते हैं। अभी तू इतना सीनियर आदमी है, तू कुछ सब कुछ जानते हो, अनुमति को इंतजार मत करते रहिए। हाँ, आप डिसीजन ले लो, जो को उड़ाना है उड़ा दो, करना है बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ऐसी होता है, कभी कभी धोखा भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम तो इसलिए बोलते दूध का धुला तो नहीं है। अब 5 आदमी बैठ के निर्णय करते तो कभी गलती होता है। जी, एक सवाल में और आ रहा है कि आप जनहित की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी है उनके अंदर नक्सलियों को लेकर उनके अंदर भी दहशत रहता है कि नक्सली हमारे साथ कहीं ऐसा न कर दें, क्योंकि आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में वो शिक्षा में नहीं आ पाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वो नक्सली का समर्थन कर रहे थे तो वो मूल शिक्षा से बाहर हो गए थे, विकास नहीं हो पा रहा था उनका? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है सर। ऐसी सोचने से अपन ऐसे लगता है कि नहीं, आप वो फील्ड में जाएगा तो आपको ऐसी कहीं दिखाई नहीं देता है। अच्छा। हाँ, नहीं देता है। इसमें और एक चीज़ भी है, देखो आदमी खुल के नहीं बोल सकता है मैं नक्सली समर्थन हुआ है कि नक्सली डर नहीं हुए। हाँ। किसी उस क्षेत्र में रहे तो आपको दब के चलना पड़ेगा। तो आप डर तो सबको रहता है। डर तो जान सबको प्यारा है, जान सबको प्यारा है। जान से कोई बड़ा नहीं है ना, जान रहेगा तो सब कुछ आत्मन हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं लगता है। अब लास्ट ये, फिर आप 13 साल के बाद क्यों मूलधारा में आए? मूलधारा मैं बताया ना, मेरा शिक्षित कमी होने का कारण मैं पार्टी में। आपको लगा कि मैं माओवादी संगठन में ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मूलधारा में आ जाना चाहिए। आना चाहिए, बस मैंने यही सोचा था, और कोई कारण नहीं था, क्योंकि आप थे, आपकी पत्नी भी थी साथ में। साथ में तो दोनों जन ने एक साथ निर्णय लिया कि हमको जो है जी वापस। उसका ज़्यादा प्रेशर था। पत्नी का क्या नाम है? लतक का। हाँ। लतक का नाम। मतलब जो पत्नी का ज़्यादा वो था कि नहीं चलिए हम मूलधारा में आ जाते हैं। आपको बताने से यहाँ थोड़ा दूसरा टाइप का लगे। कभी कभी क्या हम लोग वहाँ शादी करने के बाद ना थोड़ा लेडीज़ का प्रेशर बढ़ जाती है। हाँ। सीनियरिटी छूट जाती है कभी कभी, पार्टी छोड़ने के लिए भी हमको कभी कभी महिला लोग ना इसलिए बोलते हैं सबसे माँ है, लेकिन हाँ। वही कभी कभी थोड़वाती है। मतलब महिला जो है आपको जो है मूलधारा में लाइए, माना जाए। यहाँ माना जाता है कि महिला जो है मैं अकेला नहीं, मैं जितने भी गए ना, खास करके शादीशुदा वाले गए ना, लेडीज लोग का तो कुछ प्रॉब्लम आती है, उनका प्रॉब्लम हम देख नहीं पाते हैं और तो मजबूरी में जाना पड़ता है। ये अपना व्यक्ति मतलब ये है कि ये माना जाए कि आप मूलधारा में पत्नी की वजह से आए। जी। पत्नी का नाम क्या बताया? लतक का। अच्छा, तो अभी दोनों जन एक साथ समर्पण किए, तो समर्पण जब किए थे पुलिस के सामने तो कुछ वादे किए होगी सरकार के, आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, या आपने अपनी मर्जी से किया था? क्योंकि नक्सली उन्मूलन का भी कार्यक्रम चलता है कि नक्सली अगर समर्पण करते हैं तो उनको सुविधाएं दी जाएंगी, जॉब दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। सर उस समय मध्य प्रदेश था, यहाँ योजना नहीं था। हाँ। खाली आंध्रा में था। हाँ। मेरे को मालूम था आंध्रा में योजना है, वहाँ मिलता है। मेरे को सलन रोने के भी प्रोग्राम हुई था, आंध्रा में था। अच्छा, आप आंध्रा में समर्पण करना चाह रहे थे? आंध्रा समर्पण जी, लेकिन फिर मैं सोचा मेरे ऊपर केस है, यदि वहाँ से फिर इन लोग मांग लेंगे तो मेरा केस फिर इधर बढ़ेगा, तो इन लोग गुस्सा हो जाएंगे, चलो जो छत्तीसगढ़ काम करके आंध्रा जाके कैसे चलन रो गए तो केस लगा देगा। मैं जो भी समस्या इधर ही निपटा लेंगे। हाँ। पहले इधर निपट लेंगे, उसके बाद मैं आंध्रा चले जाऊँगा। मेरा टारगेट ऐसी था। हाँ। मेरा सोच ऐसी था। तो उस समय ये चीज पुनर्वास नीति कुछ नहीं थे, पुनर्वास नीति नहीं थी। ये तो सलवा जुड़ूं चालू उसके बाद में, ये जो खत्म सलवा जुड़ूं जैसे चालू होकर खत्म होने के जस्ट पहले थे। कौन से सन में समर्पण किए थे? 2000 में सन 2000 में किए थे। तो अभी तो आप जॉब में हैं? जी, अभी नगर निगम में। हाँ। श्रमिक पोस्ट में। तो मेरे को 8 साल संघर्ष करना पड़ा सर। मैं सलन रोने के बाद जॉब लेने के लिए मेरे को जेल भी भेजे थे। हाँ। मैं 1.5 साल जेल काटे दोनों में। समर्पण के बाद? जी हाँ, जेल में थे। जेल में थे। अच्छा, समर्पण कहाँ किए थे आप? तो मैं दंतेवाड़ा में किया था। किसके सामने? तो एसपी साहब था, टी जे लांग कुमार हाँ। साहब थे, उसके द्वारा अच्छा किया था।
अच्छा। लेकिन मेरे को मकान के लिए भी दंतेवाड़ा दे रहा था। हाँ। मैं बोला सर यहाँ सुरक्षित नहीं समझ अच्छा, रहा हूँ। मतलब वहाँ नक्सली समर्पण, वहाँ से समर्पण किए हैं, फिर बाद में यहाँ सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, जान नहीं, दो सुरक्षा का नहीं, मेरा मालूम था। हाँ। पार्टी इधर डेवलप हो रही थी कि वो अभी दंतेवाड़ा पार करके जगदलपुर तो जाने वाले है पार्टी। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं सोचा वहाँ सुरक्षित नहीं समझा। अच्छा, ये बताइए, जो कहते हैं ना कि जो समर्पण कर देते हैं उनको जान की बहुत जोखिम रहता है, वो लोग मारे जा सकते हैं, ऐसा भी रहता है क्या? जी ये रहेगा ही। मैंने कोई पार्टी छोड़ के आके क्या कोई पैसा उठा के लाते हैं। हाँ। कोई महिला लोग से अत्याचार करके आते हैं, तो ऐसे लोग को तो ये तो रहता ही, दुर्घटना रहता मतलब है। समर्पण के बाद भी तकलीफ रहता है, इसलिए जी वो रहता है। कई लोग क्या करते हैं सर, अभी सरकार कुछ आश्वासन देती है तो मुखबिरी बन जाओ, तेरे को नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कुछ लोग लालच आ जाती तो इन लोगों को, हाँ सरकार बोल रही है तो कुछ तो होगा। हाँ। तो इसमें जाके ना इन लोग फिर नक्सली हाथ में एनकाउंटर में, नहीं तो कहीं तो मुखबिर के नाम से मर जाते हैं। नक्सली मतलब आप समर्पण किए तो उनको लगता है कि हमारा भेद जाके बाहर बता वो देगा, तो करते तो हैं इसको कई हाँ। लोग, कुछ लोग करते हैं। लेकिन मेरे से आज तक नहीं हुआ पार्टी का प्रति। मेरे को अभी भी है, पार्टी भी सोचती कि अच्छा व्यक्ति चले गए हमारा पार्टी से, मैं नहीं तो कहीं तो मुखबिर के नाम से मर जाते हैं। नक्सली मतलब आप समर्पण किए तो उनको लगता है कि हमारा भेद जाके बाहर बता वो देगा, करते तो हैं इसको कई लोग, हाँ। कुछ लोग करते हैं। लेकिन मेरे से आज तक नहीं हुआ पार्टी का प्रति। मेरे को अभी भी है, पार्टी भी सोचती कि अच्छा व्यक्ति चले गए हमारा पार्टी से, नुकसान जरूर हुआ। मतलब आपको अभी भी लगाव है ऐसा? मतलब लगाव बोलने से अभी तक मैं पार्टी से मेरे का ऐसी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब आप छोड़ दिए, मतलब मूल धारा में आ गए, मतलब मैं पार्टी से कोई लेना देना लेना नहीं देना नहीं है। लेकिन पार्टी के मैं आज तक कभी भी ना दुश्मनी का तरह मतलब आप उनके प्रति दुर्भावना नहीं पाले? नहीं पाले। मैं उनको उधर नहीं पाला ना इधर नहीं पाला। मैं एक अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। मैं किसी का लालच पर जाके, नहीं तो किसी का बात पर मैं निर्भर नहीं बनूंगा। मैं अपने पैरों पर निर्भर रहता हूँ, यही मेरा एक विश्वास है। ये थे बदरन्ना उर्फ रमेश, ये पूर्व नक्सली हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा बताया कि किस तरह से ये जंगलों की घूमते थे, किस तरह से नक्सली बने और अब मूल धारा में आए हैं, तो ये किस तरह से, ये इन्होंने अपना पूरा विचार दिया। लेकिन जिस तरह से पूरे बस्तर में नक्सली के नाम से, माओवादी के नाम से एक दहशत है, वो एक जीता जाता उदाहरण है। इन्होंने बताया कि किस तरह से नक्सली यहाँ काम करते हैं। और देखा जाए तो अभी भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का दहशत और धमक है और डर भी है। इसलिए कहते हैं कि ना सरकार उसके लिए लगी भी है और कई सरकार की कई योजनाएं हैं कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, उनको मूल धारा में लाएं और वो समाज के लिए एक मिसाल बने। श्री प्रकाश तिवारी, जगदलपुर।